नमस्ते पवन जी। एक्चुअली आपके साथ पिछले 1 डेढ़ साल से काफ़ी बात हो रही है मेरी, और बहुत सारी बातें हम लोग पॉलिटिक्स पे करते हैं। आज जो भी चल रहा होता है पॉलिटिकल स्फीयर में, देश में भी और दुनिया में भी। तो एक तो ख्याल था हमें, मुझे भी था, अरुण को भी था कि अ, हम इसको एक रेगुलर फीचर बनाएं ऑनलाइन, जहां हम और आप या आप अकेले जो करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं देश में, दुनिया में, बात करें। क्योंकि मुझे वो बहुत बहुत रिच कॉन्वर्सेशंस लगती हैं, एटलीस्ट अपने लिए तो लगती हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो बाकी पॉलिटिकल चर्चाएं देखता हूँ जो देश में हो रही हैं, मुझे उनको सुनकर ऐसा लगता है कि बहुत लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में वो चर्चाएं होती हैं, है ना। जैसे मेन स्ट्रीम में जो चर्चाएं होती हैं वो तो अपना कॉन्टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ही बांध देती हैं या लॉ में ही बांध देती हैं, उसके आगे बात करती नहीं है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है और उस नज़र से ये जो हो रहा है ये सही है या गलत है। आपके साथ में जितनी भी चर्चाएँ मैंने करी हैं, मैंने ये रियलाइज़ किया, सडनली रियलाइज़ किया अभी, कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन तक लिमिटेड नहीं रहता। हम तो एक ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट में आज की पॉलिटिक्स देख रहे होते हैं। ख़ास तौर पर जो भारत में जो अंग्रेज़ों के राज में हुआ, जो चेंजेज़ हुए, चाहे वो व्यवस्था के रूप में चेंजेज़ हुए हों या वो हमारे अंदर मानसिक चेंजेज़ आए हों, उस कॉन्टेक्स्ट को प्लेस करके हम आज के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे रोशनी डालते हैं। तो ये मेरे ख़्याल से ये ज़रूरी चीज़ है, और ये शायद लार्जली मिसिंग है। ऐसी कोई बात करता देखता मैं देखता नहीं हूँ किसी को। तो एक तो मैं ये समझता हूँ कि आपके साथ बात करना इसलिए उपयोगी रहेगा कि हम उस कॉन्टेक्स्ट में आज की चीज़ों को देख पाएँगे या देखने की चेष्टा कर पाएँगे। उससे कुछ नया इनसाइट भी शायद हमको मिले। दूसरा पवन जी, मुझे ये भी लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे यंग लोग हैं जो आपको कई सालों से जानते हैं, और एक तरह से आपसे इंस्पायर भी हुए हैं, है ना? और आपका मार्गदर्शन भी समय-समय पे हम लोगों ने लिया है। ऐसे मेरे बहुत से लोग आजकल कन्फ्यूज़्ड हैं कि पवन जी को क्या हो गया है ना? वो कैसी बातें कर रहे हैं, है ना? वो मोदी मोदी कैंप में चले गए हैं क्या, है ना? वो राइट विंग वाले हो गए हैं क्या? वो हिंदुत्ववादी हो गए हैं क्या? बल्कि मैं कहूँगा सिर्फ़ मेरी उम्र के नहीं, काफ़ी शायद आपकी उम्र के भी, आपके भी दोस्त लोग ऐसे होंगे जो कि अ, थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हैं कि आपको क्या हो गया है। सो I mean, this is not for you to clarify yourself, but I thought there should be a space where you can put things in the right perspective, how you are seeing things. This is not to appease anyone, any friends, but just to see that space. तो इस मन से मुझे लगता है कि हमको एक रेगुलर, शायद वीक में 1 बार या वीक में 2 बार चर्चा करनी चाहिए। आपको, मुझे, अरुण को, और भी लोग आ जाएँ, कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हमारे देश में, उस पर आप अपना रिफ्लेक्शन दें और आप उसको कैसे देखते हैं, और उस पे हम कई बार चर्चा भी करें, ऐसा हम सोच रहे थे। हम्म, मैं जो तुम बोल रहे हो उसको, मैं उसके भाव को बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और एक तरह से तुम बहुत ही जरूरी मुद्दों को लाने की चेष्टा कर रहे हो, और मुझे लगता है उन पे हम लोगों को बात करनी ही चाहिए, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं उसका एक आशय ये भी है कि हम अपने जैसे समान धर्मी लोग जो देश को लेके, दुनिया को लेके चिंतित हैं, और साथ में आज की राजनीति से सीधा सीधा उनका सरोकार नहीं है, इन द सेंस कि वो उसमें नहीं है, वो किसी दलगत राजनीति के हिस्से नहीं है, न उनकी उसमें कोई अम्बिशन है, कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं है उस तरफ की। और परंतु इस राजनीति को देखते हैं, उसके प्रति उनका एक रिस्पॉन्स होता है, और उसके प्रति एक चिंता भी है। ऐसे लोगों को हम हमारा जो
आसपास का माहौल है वो इसी तरह के लोगों का है। वो मुख्यतः पढ़े लिखे हैं या उनकी अपनी सेल्फ इमेज ये है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम रैशनली सोच समझ सकते हैं और हम एक ओपिनियन रखते हैं चीज़ों के बारे में, और हम एक खुद को और जो कुछ हमारे आसपास होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे एक एक वर्ग से हम भी उसी वर्ग को बिलोंग करते हैं, तुम, हम और हमारे साथी लोग। और जिन लोगों को हमारी बात जो लोग सुनते होंगे या जो हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं, कार्यशालाएं करते हैं, सेमिनार करते हैं, उसमें ये इस तरह के ही लोग आते हैं। इसमें 500 से लेकर 1000 लोग होंगे मेरे हिसाब से, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इनकी एक मोटी मोटी इस तरह मैं मानता हूं कि ये जो लोग हैं वो सोचने समझने वाले लोग हैं और ये एक तरह की वैचारिक ईमानदारी इनमें है। अपनी जो इनकी सेल्फ इमेज है वो ये होगी कि हम बिना किसी लाग लपेट के चीजों को समझना चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा से दूर हैं ये लोग, ज्यादातर लोग, 99% लोग। वो भी है पवन जी। और इसमें एक चीज़ और मैं शेयर करूँ आपसे, एक अजीब सा माहौल बन गया है अभी, है ना? या तो आप जिसे वो कहते हैं कि आप भक्त हो गए हैं। भक्त हो गए हैं मतलब कि आप आँख बंद करके मोदी को या बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। या आप वो भक्त के फ्लिप साइड हो गए हैं कि आप आँख बंद करके विरोध करते हैं। मतलब दोनों में ही आपने आँख बंद करी हुई है, सपोर्ट करने में भी, विरोध करने में भी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि वो बीच में चलना चाहते हैं, है ना? मतलब उनको जो सही लगता है वो सपोर्ट भी करना चाहते हैं, और जो खराब लगता है उसको अपोज़ भी करना चाहते हैं। तो वो भी एक स्पेस है जो कि खोलनी होनी चाहिए वो स्पेस। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये जो तुम बात बोल रहे हो ये एक तरह से ये असंभावी है कि ऐसा ही है होगा। इसको मैं आधुनिकता से जोड़ के देखता हूँ। जो बात मुझे कुछ दिनों से समझ में आने लगी है कि ये जो पोलराइजेशन है, हर तरह का पोलराइजेशन, एक तो राजनीति में एक पोलराइजेशन लोगों को दिखाई देता है, परंतु राजनीति के अलावा भी मैं जो वो दिमाग में, ह्यूमन माइंड में, पढ़े लिखे के दिमाग में जो सोचने की का तरीका है, जिस तरह से वो सोचता है, जिस तरह से वो लेता है, जो उसको दिखाई देता है, उसको जिस तरह से वो उसकी प्रोसेसिंग होती है, ये सारा का सारा जो हो रहा है, ये अपने आप में उसमें एक फॉल्ट आ गया है, उसमें एक दोष आ गया है, और उस दोष की वजह से उसका दिखाई देना, उसकी प्रोसेसिंग, उसका कंक्लूजन पे पहुंचना, ये सब में वो निहित हो गया है कि वो दो पोलराइज वे में ही सोचेगा, पोलराइज वे में ही देखेगा, पोलराइज वे से इसलिए उसके नतीजे भी पोलराइजेशन से मिले से अलाइन होंगे। और इसको इसको हमको समझना चाहिए। देखो, बहुत मामूली सी बात है पर महत्वपूर्ण बात है। जब हम पढ़ते हैं, आज जब मेरी उम्र करीब करीब अब 70 साल हो जाएगी अगले साल, है, तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मतलब आज से 60 साल पहले, 62 साल पहले, जब मैं 5वीं में, चौथी में, तीसरी में, मुझे ठीक से याद नहीं है, हम लोग जब भाषा के सत्र में, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, हम जब उसमें बैठते थे तो उसमें ग्रामर में हमको विपरीतार्थ पढ़ाया जाता था, ऑपोजिट्स पढ़ाया जाता था, और हम उसको पढ़ते थे तो हमको अगर पूछा जाता था कि माँ, तो हम उसके ऑपोजिट बोलते थे पिता। माँ पिता, पुरुष स्त्री, काला गोरा, काला सफेद, सुबह शाम, रात दिन, इस तरह हमको सिखाया जाता था। अब
थोड़ा सा हम इसमें एक दूरदृष्टि करके इसको सोचें कि जब ये बच्चे को ये पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चे को, तो इसका असर उस पे क्या होता होगा। ये मैं अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि इस तरह की पढ़ाई जब होती है तो इसी को ये कहा जा सकता है कि एक तरह से दिमाग को इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा है, एक तरह से उसके माइंड को कंडीशनिंग की जा रही है उसके दिमाग की। वो कंडीशनिंग क्या है, वो सब चीजों को जो कुछ देख रहा है उसको वो दो, एक ध्रुव दूसरे ध्रुव, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव, पश्चिम पूरब, इस तरह से उसकी दुनिया हो जाती है। पूरी की पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ जाती है, जो ध्रुव ऑपोजिट्स है, और इनको कहा जा रहा है ऑपोजिट। ऑपोजिट का अर्थ बहुत एक्सप्लेन नहीं किया जाता, पर अपने आप अज्यूम होता है। ऑपोजिट का मतलब है जिनमें कोई तरह का मेल नहीं है, ये एक दूसरे के लगभग विरोध में है। इस तरह का एक भाव पहले से बच्चे के मन में रहता है जब आप शब्द यूज करते हैं विपरीत या ऑपोजिट। ये भाव उसके मन में पहले से है। मैं डिक्शनरी मीनिंग क्या है मैंने देखा नहीं है, देखना चाहिए लेकिन बच्चे के मन में ये, मेरे मन में ये भाव था, तो मैं अपने अनुभव से ये बात कह सकता हूँ। किसी ने बताया नहीं, पर पहले से एक विद्यमान था कि ये विपरीत का मतलब कुछ विरोधाभासी, विरोध है दोनों में मेल नहीं है। और जब ऐसा पढ़ाया जाता है और आपको 100 में 100 नंबर मिलते हैं इस तरह के उत्तर देने से, तो आपके दिमाग की एक ट्रेनिंग हो जाती है, एक कंडीशनिंग हो जाती है कि आप सब कुछ को दो ध्रुवों में देखते हैं। ये जो नुआंसेस है, जो सटलिटी होती है, जो सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड होती है चीजों को समझने में, सत्य को पकड़ने में, वो पूरी की पूरी उसको एक तरह से उसके ऊपर वायलेंस हो जाती है और उसको खत्म कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। अगर ये कहें एक तरह की ये वायलेंस होती है। हम वायलेंस को सिर्फ फिजिकल वायलेंस तक हमने समेट दिया, जो कि बहुत ही वायलेंस का बहुत हल्का स्वरूप है। ये जो दिमाग में वायलेंस होता है, ये जो इमोशंस के साथ वायलेंस होता है, ये कहीं ज्यादा खतरनाक और घातक और लंबा चलने वाला होता है। तो ये जो वायलेंस बचपन में हो जाती है, जिसमें आपको पूरी की पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बटी दिखाई देने लगती है, और फिर उसको आप सत्य मान करके उसी तरह उस पे सारा का सारा आपकी ओपिनियन, आपका प्रोसेसिंग उस पे बिल्डअप होता रहता है। आपकी रैशनैलिटी, आपका लॉजिक, आपका तर्क, सब उसके आधार पे बिल्ड होता रहता है, और ये ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस लेवल पे भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं मैं इसको आधुनिकता से जोड़ के देखता हूं, क्योंकि आधुनिकता में एक चीज है अनकही हुई कि सत्य नाम की कोई चीज नहीं है। सत्य जो है वो सबका अपना अपना होता है। ये जो सत्य सबका अपना अपना होता है, इसका प्रतिपादन जो है किया जाता है कि कोई सत्य नहीं है, कोई एटर्नल ट्रुथ जैसी, सनातन या शाश्वत सत्य जैसी कोई चीज नहीं है, कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ करके कोई चीज नहीं है। अब जब ये एक तरफ ये प्रतिपादन और दूसरी तरफ ये पोलराइज्ड वे ऑफ प्रोसेसिंग, ऑफ सीइंग थिंग्स, इन दोनों में एक जुड़ाव है। क्योंकि जब आप इस तरह से देखते हैं तो उसमें से सत्य कभी आपको दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि सत्य इस प्रकार के ध्रुवों में नहीं रहता। जैसे अगर आपने मान लिया कि माँ और बाप विपरीत है या पुरुष और महिला विपरीत है, तो आप कभी भी उनके बीच में जो असंख्य समानताएं हैं, यानी पुरुष और महिला के बीच में तमाम एस्पेक्ट्स में जो समानताएं हैं, वो अब आपको दिखाई ही नहीं देगी। या माँ और पिताजी के बीच में जो असंख्य डिफरेंट एस्पेक्ट्स में समानताएं हैं, वो आपको दिखाई ही नहीं देगी। आपको सिर्फ जो डिफरेंट है, और वो डिफरेंट को आप डिफरेंट नहीं, आप ऑपोजिट बोल रहे हैं,
डिफरेंट यानी भिन्न, और ऑपोजिट में भेद है। लाल और पीला रंग भिन्न है, ऑपोजिट नहीं है। लेकिन जैसे ही आप सफेद और काला या गोरा और काला बोलते हैं तो उसमें एक भाव आता है कि ये भिन्न नहीं, ये ऑपोजिट है। तो भिन्नता एक अलग चीज है, डिफरेंसेस एक अलग चीज है, और बीइंग ऑपोजिट अलग चीज है। हमने भिन्नता की बात नहीं की है ज्यादा, हम ऑपोजिट्स के सेंस में देखते हैं और समझते हैं। तो होता क्या, और जो 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 सत्य है वो दोनों चीजों को देख के ही पता चलेगा, समानता और भिन्नता। अगर आपको मनुष्य क्या है ये पता करना है तो पुरुष और महिला की समानताएं देखनी होगी, बच्चे और बूढ़े की समानताएं देखनी होगी, नौजवान और वयस्क की समानताएं देखनी होगी, और साथ साथ उनमें क्या क्या भिन्न है वो भी देखना होगा। पर सत्य जो है वो ज्यादा, मैं कहूं अगर हम एटर्नल ट्रुथ की बात करते हैं तो वो समानता में समाया हुआ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भिन्न को नजरअंदाज किया जाता है, पर भिन्न जो है वो हमेशा ही समानता से कम महत्वपूर्ण होता है। अगर सत्य की हम बात करें, सत्य के परिप्रेक्ष्य में कॉन्टेक्स्ट सत्य है जी, कॉन्टेक्स्ट शाश्वत है। अगर वो कॉन्टेक्स्ट है तो सत्य जो है वो समानता को देख करके पता चलेगा उन वस्तुओं में, उन चीजों में जो एपरेंटली भिन्न है, एपरेंटली अलग अलग लग रही है, पर उसमें समानता को जब हम ढूंढने जाएंगे तो वो हमको शाश्वत की ओर ले जाएगा। जी। उसको तो हमने किल ही कर दिया, पहले ही किल कर दिया। तो आपकी बात से मुझे लग रहा है कि क्योंकि हम लोग मतलब यहाँ पॉलिटिकल संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हमारी पॉलिटिकल स्पेस 2 ध्रुवों में बँट गई है अपैरेंटली, लेफ्ट और राइट। राइट, जिसके कारण इनके बीच में जो समानताएँ हैं, एक तो उसके प्रति हमने आँखें बंद कर ली हैं, राइट, है ना? बहुत सारी समानताएँ हैं इनमें, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही एक-दूसरे से विमुख है। और अपनी बातचीत में पोज़ीशन ले ली है कि भई या तो आप लेफ्ट के हो सकते हैं, आप राइट के हो सकते हैं। आप है ना? यू कांट बी इन बोथ। तो ये एक क्या कहें इसको? ये अ, इट्स प्लेइंग विदिन द सेम पैराडाइम। इट्स प्लेइंग विदिन द सेम पॉलिटिकल पैराडाइम एंड देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स दैट इज़ हैपनिंग टुडे। तो मुझे लगता है कि आपसे बात करके एक शायद ये एक अच्छी उपलब्धि हो हम जैसों के लिए कि एक पैराडाइम की भी समझ बने हमें, कि आज की पॉलिटिकल एनालिसिस को हम पैराडाइम के दृष्टिकोण से देख पाएँ, ना कि केवल ये जो 2 ध्रुव हैं लेफ्ट और राइट, है ना? या आइडियोलॉजिकल जो ध्रुव बन जाते हैं, इनमें ही हम घूमते रहे। तो बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए मुझे तुमसे बात करके मजा आता है, क्योंकि तुम ऐसे एस्पेक्ट्स पे बात कर छेड़ देते हो कि वो खुलने लगती है बात। बिल्कुल सही है ये बात, पैराडाइम की ही बात है अंततः। पैराडाइम जो मॉडर्न पैराडाइम है, ये मॉडर्न पैराडाइम चाहे वो कंजर्वेटिव पैराडाइम हो, चाहे वो लेफ्ट का पैराडाइम हो, चाहे वो लिबरल पैराडाइम हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट पैराडाइम हो, ये सब एक ही पैराडाइम है। मतलब सॉरी, इनका मैंने पैराडाइम शब्द लगाया, गलत लगाया, ये सब एक ही पैराडाइम। ये जितने इजम्स हैं ये सब एक ही पैराडाइम है। अल्टीमेटली ये मटेरियलिस्टिक पैराडाइम है। पहले का कम्युनिज्म और पहले का कैपिटलिज्म, मतलब आज से 30-35 साल पहले, 80-90 के पहले, ये जो 2 ध्रुवों में दुनिया बटी थी वो भी एक ही पैराडाइम की बात थी। अब जो जा करके हम लोग, हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सनातन पैराडाइम। हम लोग बात कर रहे हैं सनातन से, फिर ये अभी अपने पे लेबल लगने वाला है ये हिंदुत्व का। हम लोग एटर्नल पैराडाइम की बात कर रहे हैं, कि ऐसा एक पैराडाइम जो सबके लिए सही हो, जो सबको स्वीकार्य हो, ऐसा कोई पैराडाइम हो सकता है क्या? जो 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 सत्य पे आधारित हो। और सत्य हम उसको कह रहे हैं जो हर समय हर जगह सबके लिए एक जैसा।
ये जो आज का जो पैराडाइम है ये ट्रांजिएंट, ये आज और अभी में विश्वास करने वाला है। ये मटीरियलिज्म जहां आएगा, आज और अभी की बात आएगी। मटीरियलिज्म मतलब वो जो दिखाई देता है, जो सेंसोरियल है, जो आप जिसको आप देख सकते हैं, और जो हम लोग, सत्य को आप देख नहीं सकते, सत्य को आपको पहचानना पड़ता है, सत्य को आपको समझना पड़ता है, सत्य को आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। सत्य अदृश्य है। उसमें एक और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। फैक्ट अलग चीज है और ट्रुथ अलग चीज है। फैक्ट जो है वो ट्रांजिएंट होता है। भारत की राजधानी दिल्ली है, ये एक फैक्ट है। इसको सत्य की कैटेगरी में हम लोग नहीं रख रहे। सत्य जो होता है इटर्नल होता है, कि भारत की राजधानी दिल्ली हमेशा नहीं थी और ना हमेशा रहेगी, कब बदल भी सकती है। ये जो है, इट्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज ट्रू फॉर द टाइम, इटर्नल ट्रूथ नहीं। तो फैक्ट पे बेस्ड हम पैराडाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम वैसे पैराडाइम की बात कर रहे हैं जो इटर्नल हो, जो सत्य पे आधारित है, उसको हम सत्य कह रहे हैं। तो ये बात एक तो ये बात हुई कि हम लोग जो दूसरी तरह, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग हमारे जैसे लोग, हम लोग इस पार्टी पॉलिटिक्स, ट्रांजिएंट पॉलिटिक्स को देखते जरूर हैं, उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, रिएक्ट भी करते हैं, लेकिन हम उसके ना तो हिस्से हैं, ना उसके हिस्से बनना चाहते हैं। हम उसको समझते इसलिए कि उसमें से कुछ निकाला जा सकता है क्या। परंतु हमारा जो प्रयास है वो एक लंबी राजनीति का प्रयास है। वो लंबी राजनीति किस तरह की हो, जो कि सत्य पे आधारित हो, उसकी हम लोग एक बहुत छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। हम लोगों को लगता है उस तरफ हमको जाना चाहिए, और भारत में उस तरफ जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि यह हमारी सत्य की जो बात है वो हमारी सनातन परंपरा में हमेशा से रही। इसलिए हम लोगों को उस तरफ अगर हम जाने लगेंगे तो ये बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बीज रूप में हमारे अंदर ये है, उसको खाली ट्रिगर होने की जरूरत है। खैर वो बात दूसरी हो जाएगी। तो ये हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एक लंबी राजनीति का हिस्सा है। वो लंबी राजनीति को डॉक्टर लोहिया एक जमाने में कहते थे, धर्म एक लंबी राजनीति है। मुझे ये बहुत अच्छा प्रतिपादन लगता है। तो हम जो बात कर रहे हैं, हम धर्म की बात कर रहे हैं, हम लंबी राजनीति की बात कर रहे हैं। और ये जो आज की समस्या है कि देखने समझने का जो तरीका गड़बड़ हो गया, हम उसी को वो स्पेस, लोगों के दिमाग में वो स्पेस, उसको अगर हम स्पेस कहें, कि वो स्पेस, जैसे सारी की सारी स्पेस, अगर दिमाग एक स्पेस है तो वो सारी की सारी स्पेस दो ध्रुवों में बट गई है। और वो ये कंडीशनिंग हो गई, ऐसी कंडीशनिंग हो गई है, ऐसा इंडोक्ट्रिनेशन हो गया है। और इसकी वजह से जो कुछ आप देखते हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, वो रिसीविंग में आप वहीं गड़बड़ हो जा रही है, क्योंकि आप उसको या तो ये या तो वो में बांट रहे हैं। इधर ही एक नई स्पेस, या जो वो स्पेस जिसमें कि आपको सत्य दिखाई दे, जिसमें आपको चीजें जैसी हैं वैसी दिखाई दे, ये स्पेस खोलने की, ये स्पेस बनाने की, ये स्पेस क्रिएट करने की हम लोगों का प्रयास है। क्योंकि जो लोग हमको सुनते हैं, तुमको सुनते हैं, उनके दिमाग में वो स्पेस नहीं है। तो ये जब हम लोगों की बात सुनते हैं, उनके लिए ये एक अर्जेंट इशू हो जाता है। दो ही रिस्पॉन्स होंगे, या तो वो हम लोगों को रिजेक्ट करेंगे कंप्लीटली कि बकवास हो रहा है, क्योंकि वो फिट नहीं कर पाएंगे, या वो जल्दी से इस दो स्पेस जो उनके दिमाग में है उसमें कहीं एक स्पेस में आपको डालने की उनका प्रयास है। तो या तो रिजेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, और इग्नोर और रिजेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई एक स्लॉट में डालेंगे, वो दो स्लॉट में, जो उनके दिमाग में दो स्लॉट बना, विच इज वन इज बीजेपी आरएसएस एक स्लॉट है, और दूसरा स्लॉट है उसके विरोध में जो लोग हैं। तो हम लोगों की बात, क्योंकि हम लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो बीजेपी की शब्दावली में भी है,
तो वो वहां पे वो फिट हो जाता है। और हम लोग जो बात करते हैं वो डेफिनेटली इस तरफ जो है उनके तो विरोध में दिखती है, बहुत ऑब्वियसली दिखाई देती है, इसलिए वो हमको उस स्लॉट में डाल देते हैं। पर उस स्लॉट में डालने से अपनी बात उनको समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो स्पेस ही नहीं है। तो वो सब कुछ एक तरह से वो स्लॉट में डालने के बाद हमारा इंटरप्रिटेशन वो करते हैं अपने हिसाब से, हमारी बात नहीं सुनते। वो अपने हिसाब से वो कुछ हम पे इम्पोज करके और फिर हमको इंटरप्रेट करते हैं। तो इम्पोजिशन उनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो इंटरप्रिटेशन उनको सही लगता है, जो कि नहीं है। ये एक समस्या है, लेकिन हम लोगों को प्रयास करना है, हम प्रयास करते रहेंगे। जी, जी। तो चलिए, ये तो एक तरह का बैकग्राउंड हो गया कि हम पॉलिटिकल बातें करेंगे। अ, तो मेरे ख्याल से एक एग्ज़ाम्पल से शुरू भी करते हैं। अम, मैं ये सोच रहा था कि अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है कि भारत की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं, द्रौपदी मुर्मू। ये रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, 2-3 दिन पहले ही। इसको आप कैसे देख रहे हैं? और इसके अराउंड जो डिबेट्स हो रही हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? इसमें जो एक ऑब्वियस है वो तो ये है कि स्ट्रैटेजिकली बहुत ही बढ़िया, आई मीन मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, क्योंकि आजकल की जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है उसके हिसाब से वो सब 10 out of 10 मिलेगा। महिला भी है, ट्राइबल भी है ना। तो आजकल तो यही है ना कि आपको पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए यही सब 4-5 चीजें हैं आज लिबरल दुनिया की, कि आपको महिला होना चाहिए, आपको रंग से गोरा नहीं काला होना चाहिए, आपको दलित होना चाहिए या ट्राइबल होना चाहिए, और या फिर आप मुसलमान हो या फिर आप गे हो। तो फिर इसको इस पे एक स्वीकार्यता हो जाती है, तो उसमें तो उनको पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन उसको अगर छोड़ भी दे तो मुझे लगता है ये देश के व्यापक संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये मैं जब सोचने लगता हूं तो मुझे एक तरह का बहुत विषाद होता है देश के बारे में। जब मैं सोचता हूँ भारत के बारे में, विषाद इसलिए होता है कि मैं भारतीय हूँ, एक तो ये है, तो थोड़ा ज्यादा समझता हूँ अपने देश की बातों को, दूसरे देश को उतना अच्छी तरह नहीं समझता हूँ। पर इस देश को जब मैं देखता हूँ तो इसके साथ बाहर वालों ने जो अन्याय किया वो तो किया ही, 1000 साल से हुआ है। प्रताड़ना हम लोगों ने सही है, वायलेंस हम लोगों ने सही है, वो तो एक तरफ है, बहुत बुरा हुआ है। लेकिन जो फरेब पिछले 70-80 साल से इस देश में हो रहा है वो गजब का है। वो फरेब जो है वो अपने ही लोगों ने किया है, उसमें मैं दूसरे लोगों ने जो किया उसको मैं क्या दोष, अपने ही भाइयों बहनों ने ये काम किया है। और ये भयंकर फरेब हुआ है। और ये फरेब में भी दो हिस्से में करता हूं, कुछ फरेब अनजाने में भी हुआ है और कुछ फरेब जानबूझ के हुआ है। जानबूझ के हुआ है वो भी समझ में आता है, ये जो अनजाने हजारों किस्म के हम किसी, अब हमारी दृष्टि जो दूषित हुई है उसकी वजह से बहुत सारा अन्याय हुआ है इस देश के साथ। और उस अन्याय में एक बड़ा अन्याय है कि क्रिश्चियनिटी ने जो इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश का मनोबल कमजोर करने के लिए, इस देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए जो काम किया है इस देश में, अंग्रेजों के काल से हुआ है और आजादी के बाद चलते रहा, वो बहुत पीड़ादायक है। बहुत सारी और पीड़ाएं की, पर ये एक प्रमुख पीड़ा रही। मतलब बेंटिक को अगर आप देखें, 19वीं शताब्दी के शुरू में बेंटिक ये कहते हैं कि क्योंकि उस समय बंगाल में अंग्रेजों के
द्वारा स्थापित स्कूल कॉलेजेस ये सब खुलने लगे थे। हिंदू कॉलेज खुल गया था, शायद स्कॉटिश चर्च भी खुल गया होगा। इस तरह की कुछ संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुलने लगी थी। और बेंटिक ये कहते हैं कि अब यहाँ के लोग, पढ़े लिखे लोग, अंग्रेजों की नकल करने में लग गए हैं। और ये बेंटिक बहुत खुश है इस बात से कि वो लोग अब हमारी नकल करने में लग गए, अब हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बात है, ये आज तक हमारे पढ़े लिखे इसको समझना नहीं चाहते कि बात क्या है, एक नकल क्या चीज की हो रही है। क्या सिर्फ कपड़े लत्ते तक सीमित है वो नकल? क्या वो सिर्फ भाषा तक सीमित है वो नकल? क्या सिर्फ मैनरिज्म्स तक सीमित है, हाव भाव तक सीमित है, उच्चारण तक सीमित है, या बात कहीं उससे ज्यादा बढ़ गई है? ये सब तो है ही, ये सब तो उस समय भी हुआ होगा और आज भी हो रहा है। पहले हम अंग्रेजों की नकल करते थे कपड़े लत्तों में, भाषा में, अब हम अमेरिकनों की नकल करने में लगे, भाषा में, कपड़े लत्तों में, मैनरिज्म्स में, लैंग्वेज में। लेकिन बात उससे आगे बढ़ गई है। ये जो एजुकेशन है, इसने हमको आत्मविश्वास हमारा कुचल दिया है, लगभग कुचल दिया है। जो लोग अपने को बहुत दक्ष मानते हैं अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में लिखते होंगे, अब उनकी भाषा अंग्रेजी हो गई है, मैं उनको भी जब देखता हूँ बारीकी से, थोड़ा उनके अंदर झांक के देखता हूँ, तो मुझे वहां भी आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है। कमी दिखाई देना भी ठीक नहीं, आत्मविश्वास दिखाई ही नहीं देता है, नकली आत्मविश्वास है। वो इस बात का आत्मविश्वास है कि हम कितने अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल लेते हैं, या अंग्रेजी हमारी भाषा हो गई है। लेकिन उन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी रूट्स को खो दिया है, इसका कोई भान ही नहीं है। वो रूटलेस हो गए हैं, और वो अपने को उनके गेम में अव्वल आने की बिसात उन्होंने बिछाई है। उस बिसात, बची हुई बिसात में वो चेष्टा कर रहे हैं कि वो आगे निकले। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये बिसात किसकी, उनकी है या अपनी, ये देख ही नहीं पा रहे। तो ये जो क्रिश्चियनिटी ने इस देश में किया है, वो एक हीनता का भाव और एक गलत प्रचार, भयंकर रूप से अपने भारत के हिंदू धर्म के प्रति एक गलत प्रचार कि ये बहुत ही उत्पीड़नदायी रहा है, ब्राह्मणों ने दलितों पे बहुत अत्याचार किया है, वगैरह वगैरह। ये सारा जो नैरेटिव बना है, इसमें मुख्य योगदान क्रिश्चियनों का रहा है, या उनसे प्रभावित लोगों का रहा है। तो हमारी जो राष्ट्रपति, और ये अब आप देखिए कि ये पूरा जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है, उड़ीसा और झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेकर के सुदूर गुजरात और महाराष्ट्र तक, ये पट्टी सी आपको दिखाई देगी, 100-150 किलोमीटर की एक पट्टी जो पूरब से लेके पश्चिम तक फैली हुई है। इसमें आपको हमारा मुख्यतः 90%, 85% ट्राइबल इसी बेल्ट में है। इस बेल्ट में फिर अपने उधर भी हैं मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल की तरफ भी। ये इसमें क्रिश्चियनों ने बहुत प्रचार किया है, बहुत दुष्प्रचार किया है कहना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला है और सनातनी हिंदू महिला है, और वो इस बात से वो झेपती नहीं है। ये हमारे पढ़े लिखे हिंदुओं का एक बहुत बड़ा रोग है कि जो लोग अपने को धार्मिक भी मानते हैं, मान लो पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जरूरी है ये करना, क्योंकि हमारा तो सनातन में कोई भी बंदिश नहीं है, आप कुछ भी ऐसी कोई बंदिश नहीं। पर जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो गए। जितना ज्यादा पढ़ा लिखा उतना ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस, उसको झेप आती है ये सब करते हैं। द्रौपदी मुर्मू बिना झेप के ये करती है, पूजा भी करती है, मंदिर भी जाती हैं, बहुत श्रद्धा से। उनको मैंने झाड़ू लगाते देखा उस दिन, और फिर उन्होंने एक पूजा और करवाई प्रेसिडेंट बनने के पहले। ये सब मैंने और उनके हाव भाव में देख रहा था, वो बहुत सहज रूप से ये सब कर रही है। तो
ट्राइबल, आदिवासी, आदिवासी हिंदू, इसका एक बहुत बड़ा मैसेज आदिवासियों के बीच जाएगा, हमारे और महिलाओं के बीच में जाएगा, साधारण लोगों के बीच में जाएगा, साधारण पढ़े लिखों के बीच में जाएगा। और मुझे लगता है कि उनमें एक आत्मविश्वास का संचार तो होगा, उनमें एक हिम्मत तो आएगी, और ये बहुत जरूरी है। ये आत्मविश्वास बहुत जरूरी चीज है। आत्मविश्वास वैसा वाला नहीं जो कि अंग्रेजी पढ़ के एक अकड़ या अहंकारी आत्मविश्वास जो दूसरे से तुलना करके आता है, वो आत्मविश्वास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस आत्मविश्वास की बात कर रहा हूँ जो जिसमें सहजता होती है, जिसमें अपने होने पे आपको गर्व होता है। आप वो तुलना पे आधारित नहीं है, आपके होने पे आधारित है। आपको पता होता है कि मैं ठीक हूं। मुझे इनको देख के अच्छा इसलिए लगा कि एक मुझे मजबूती सी दिखाई दी इनके व्यवहार में, जिस इनकी बॉडी लैंग्वेज में, इनके चेहरे पे एक सहजता, एक आत्मविश्वास, एक मजबूत महिला मुझे दिखाई दी। और मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा मैसेज देश में जाएगा साधारण लोगों के अंदर। पढ़े लिखे लोग अपने ढंग से सोचते हैं, वो सोचते नहीं है, वो अपने फ्रेमवर्क में ही सोचते हैं, उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन जो भारत का साधारण है, वो चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज का संचार होगा। और ये जो मिशनरियों का और क्रिश्चियनों का जो दुष्प्रचार है, उसको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। मैंने सुना है कि कुछ ऐसा विचार है कि जो करीब 1.25 लाख 1.5 लाख गांव हैं जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन बहुमत में है, वहां पे कुछ प्रोग्राम्स भी करेगी इनकी पार्टी। तो अगर ऐसा होगा तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इस देश को फिर से जोड़ने के प्रति ये बड़ा कदम होगा। और इसमें राजनीति की जाएगी, वो अपनी जगह है, लेकिन इसका जो मनोवैज्ञानिक असर होगा वो बड़ा असर होगा। मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद कोई भी प्रेसिडेंट का इतना बड़ा इम्पैक्ट देश के मानस पटल पे होगा जितना कि इनका द्रौपदी मुर्मू का होगा साधारण आदमी के अंदर। So it's a very, very welcome move. I totally endorse and I'm very happy about it. And you can see that also in the, ये जो हमारे पद्मा अवार्ड मिलते हैं, वो पिछले जो 5-6 साल से जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, किस तरह के लोगों को दिए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और अच्छा बदलाव हुआ है। पहले तो खास तरह के लोगों को ही दिया जाता था जो सत्ता के नजदीक थे, अंग्रेजी परस्त थे, लुटियंस दिल्ली के आसपास वाले लोग थे, उनको जिन दो लोग स्वीकार्य थे, उनके जान पहचान के इकोसिस्टम के लोग थे, ज्यादातर उन लोगों को दिया जाता था। मैं खिलाड़ियों की और ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी लोगों को जो दिया जाता था। अब जो 5-6 साल से जिस तरह के लोगों को दिया जा रहा है, बहुत बड़ी उसका एक मैसेज जरूर जाता होगा जनता के बीच में, और वो एक अच्छा मैसेज जाता होगा। इसकी पॉलिटिकल माइलेज की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो साइकोलॉजिकल जो वुंड है देश का, बहुत बड़ा वुंड है, और उस वुंड को हील करने की जरूरत है। और मुझे लगता है इस तरह के मूव्स, चाहे वो राष्ट्रपति किसको चुना गया उसको लेके हो, और या फिर ये पद्मा अवार्ड जिस तरह के लोगों को दिए जा रहे हैं वो बातें हो, ये साइकोलॉजिकली हील करने की बातें हैं। जी, ठीक है पवन जी। तो अभी इसको यहीं रोकते हैं। हाँ, वैसे इसको हम हफ्ते में एक बार तो करेंगे ही इस तरह की रिकॉर्डिंग को, ठीक बात। क्योंकि हफ्ते में इतना पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो ही जाता है कि कुछ ना कुछ उस पर रिफ्लेक्शन करने के लिए रहता ही है हमारे पास। और अगर ये ठीक चला तो मे बी वी कैन ऑल्सो इन्वाइट सम यंग फ्रेंड्स टू ऑल्सो जॉइन दिस यस, कॉन्वर्सेशन एंड इट विल बी नाइस। ओके, तो ठीक है, इसको अब यहाँ रोकते हैं। हाँ, आपका धन्यवाद। ठीक, नमस्ते। नमस्कार।